मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति लगातार करवट ले रही थी। कल तक जो बीजेपी के नेता मोदी, अमित शाह और भी लोग कह रहे थे कि विधायक दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, यानी नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और ये सस्पेंस जो है बढ़ता गया, जब कई भाषणों में, पिछले भाषण में भी नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश जी का नाम नहीं लिया। अब की बार नीतीश सरकार नहीं कहा अब की बार एनडीए सरकार। अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि विधायक दल तय करेंगे, विधायक के नेता तय करेंगे, ने जो हमारे गठबंधन के दल के जो विधायक हैं वो तय करेंगे। लेकिन उसके बाद जो स्थिति बनी बिहार में कि अब जो है बीजेपी के नेता भी कहने लगे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और देखिए, पहले मैं एक दिखाता हूँ स्लाइड। ये देखिए, सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सम्राट चौधरी ने बिहार चुनाव से पहले क्लियर कर दी पूरी बात। एक और मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ और देखिए इस वीडियो में। तो पूछते रहते हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। कई बार मीडिया के बंधु पूछते रहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद कौन बनेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से भी, कृपा करके यह सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 100% जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नीतीश कुमार का फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। तो ये जो है इस तरह की घोषणाएं होनी शुरू हो गई है। हमारे साथ दो वरिष्ठ साथी हैं और देखिए हमारे साथ हैं सुनील जी। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ स्क्रीन पर भी बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं और कमेंट बॉक्स में भी आए हैं। बरसाती लाल जी हैं, आर राठौर भाई हैं, आप दोनों को नमस्कार, स्वागत। बड़ा खेल है। प्रफुल्ल भाई, पहले आप ही के पास आता हूँ जी। कल तक जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये हम तय नहीं करेंगे, ये तय करेंगे विधायक दल के जो विधायक, जो अलग अलग दल हैं, गठबंधन है, उनके विधायक तय करेंगे। अब अचानक जो है ये तय क्यों करने लगा? हालांकि नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, अमित शाह जी ने नहीं कहा, सम्राट चौधरी कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, मांझी कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं। क्या इसको क्या समझ रहे हैं, क्या समझा जाए? क्या बिहार में उनको स्थिति समझ में आ गई बीजेपी को कि हमारी औकात नहीं है जीत पाना हमारे दम पर, हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है, घुसपैठिया नहीं चल रहा है, नीतीश कुमार के अलावा उनका कोई सहारा नहीं है? हम लोग एक कहा, एक नारा लगता था प्रफुल्ल भाई, है क्या, बोल बम के नारा बा, बाबा एक सहारा बा, याद है? तो क्या यही हो गया? क्या बोल बम के नारा बा और नीतीश एक सहारा बा, बीजेपी के लिए यही हो गया? क्या कोई साजिश है? क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, साजिश भी है, सहारा भी है। सभी को नमस्कार। देखिए धनंजय सर, ये लोग कह नहीं रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। इन्होंने, इनको ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं हमारे कुशवाहा जी, कि मैं मीडिया के साथियों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। ये नहीं कह रहे हैं कि करता हूं या बताता हूं, चाहते हैं। सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं, घोषणा नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि मजबूरी है। साजिश ये है कि अब इनको ये एहसास आ गया है कि सरकार बनाना मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पर, और नीतीश कुमार जी के दम पर सरकार बनाना और भी मुश्किल है।
क्योंकि नीतीश जी अगर के बल पर सरकार बनेगी तो नीतीश जी की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी नहीं। तो दोनों ही स्थिति में मामला बिल्कुल ही साफ है। तो अब भी चुनाव तक इनको, अरे वादे तेरे वादे, गालिब ने कहा था ना, तेरे वादे पे जिया ये जाना तो झूठ जाना, इसी तरह का कुछ है। खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। अभी इनके कहने पर किसको एतबार हो रहा है? न बिहार की जनता को एतबार हो रहा है और न इन लोगों को। और सम्राट चौधरी बोलेंगे तो उनका वैल्यू क्या होगा अमित शाह जी के सामने? चुनावोपरांत वैल्यू में अंतर होगा। जैसे ही चुनाव का बक्सा बंद, उनका वैल्यू सील। तो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं तो बोलते कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। उनके मन में भी कंफ्यूजन था। स्थिति बिल्कुल दूसरे ढंग की हो गई है। अब नीतीश, एक मिनट, ये रमेश पांडे यहाँ से निकल ले, नहीं तो गाली खाएगा, समझ गए? कहीं और जाके बकवास कर, इधर आना मत गलती से। तो पांडे बन गया तो क्या हीरो बन जाएगा? हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्थिति बहुत तेजी से इधर उधर हो जा रही है। अब सब कुछ करा लिए। अब एक आसरा बचा था प्रशांत किशोर का, जो एकदम मार्जिन वाला जो वोट था, बहुत कम मार्जिन से इधर उधर हुआ था। तो वहां इन लोगों को लगा कि अगर प्रशांत किशोर कुछ वोट अगर काटेंगे और अगर इनका वोट काट लिए, मतलब इसका महागठबंधन का, तो उनको विजयश्री हासिल हो जाएगा। तो महागठबंधन के पास तो ऐसा कोई वोट ही नहीं है जो उनको प्रशांत किशोर के लिए एक उस उनके खाते में जाए, जो काटेंगे। यहाँ भी अब इन लोगों को साफ दिख रहा है, अब तो मैदान में है ना, अब ये साफ दिख रहा है कि प्रशांत किशोर का वोट अगर जो भी कटेगा, वो उसका अधिकांश मामले में एनडीए का ही वोट होगा। वो सवर्ण वोट होगा, वो उच्च जातियों का वोट होगा, वो जो लोग वोट मैनेज किए हुए हैं उनका वोट होगा। तो एस्पिरेंट्स का वोट वहां पर नहीं होगा। और हम लोग जो बार बार ये सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ, यह हमारे मन में भी जब सवाल उठता है एज ए विश्लेषक के रूप में, एनालिस्ट के रूप में, क्योंकि ये जन भावना के साथ ये सवाल जुड़ा हुआ है। जनता में ये बात उठ रही कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, इसीलिए हम लोग उठाते हैं। और ये मामला दिन से दिन और तीव्र होता जा रहा है। और अभी जब इनके आएंगे देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि छठ बीतने दीजिए, इनका केंद्रीय नेतृत्व का प्रचार प्रसार निरंतर कमजोर होता जाएगा। और ये प्रधानमंत्री अपनी पूरी साख को बिहार की राजनीति में नहीं झोंकेंगे। जो आना था आ गए, अब अमित शाह रिपीट करेंगे और बिहार के लोग इसको करेंगे। इसीलिए गठबंधन के नेता जब बोलना शुरू किए हैं, इसका मतलब है कि सारा केंद्रीय तरफ से है कि अब कमान आपको संभालना है, आप संभालिए कमान। आखिर नरेंद्र मोदी जी या प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े नेता हैं, वो और अमित शाह जो चाणक्य हैं, चाणक्य के मुंह से तो ये बात नहीं निकल रही है। तो उनका कहना है कि उन्होंने अपना मकाम बदल लिया है। अब इन लोगों के भरोसे छोड़ दिया कि आप लोग कीजिए, जब कभी जरूरत होगी तो हम लोग करेंगे। और वो आएंगे। अभी जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसका भी जबरदस्त दबाव है और वो प्रतिफलन भी आएगा। तो अब न यहाँ संभालें कि वहां संभालें, एशियान में नहीं जाने की जो स्थिति है और जो यूक्रेन और रूस की जो फिर लगातार स्थिति बहुत तेजी से खराब हो रही है। आप जानते हैं कि ईरान को एफएटीएफ में डाल दिया गया है, तो उसको ब्लैक लिस्ट, उसमें ब्लैक में डाला गया, ब्लैक सूची में डाला गया है। तो इस सबसे पूरी दुनिया में भयानक तनाव है और उस तनाव का असर भारत पर नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं है। ये बीत जाने के बाद जो टैरिफ का असल असर है, टैरिफ का असर बिहार चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। तो वायदे तो किए जा रहे हैं जो अभी सत्ता में हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री अपनी पूरी साख को मुझे नहीं लगता है कि अब और वो सौंपेंगे। हो सकता है कि 2 रैली में आ जाए। केंद्रीय नेतृत्व इस में राज्य के नेतृत्व को सौंप देगा। और हार के बाद अगर नीतीश कुमार जी का नाम घोषित हो गया तो अगर सत्ता में न आए तो इसका ठीकरा नीतीश कुमार जी पर फोड़ा जाएगा। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि ठीकरा फोड़ने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को अपना ही सिर आगे करना होगा, अपना ही माथा देना होगा। क्योंकि नीतीश जी को टहलने की आदत है, वो टहलते हुए चले जाएंगे उधर, बोलेंगे लो भैया अपना ठीका भी दोनों आमने
दोनों अगल बगल में है भी। हाँ, तो बोले अपना ठेका भी लो और ठेका ये भी ठिकरा फोड़ते रहो बैठ करके। तो नीतीश कुमार जी इस समय में वो जादूगर जो राजनीति है जो इन लोगों के सामने में, क्योंकि नीतीश जी ने का जिस तरह का ये है, अब बार बार ये सवाल उठाते हैं कि भाई किसको किसको किसको, नीतीश जी के अलावे उसमें भी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? जेडीयू में कोई है सेकेंड लाइन का? कमान नहीं है विश्वसनीय। और भारतीय जनता पार्टी में तो अभी फर्स्ट लाइन नहीं बनाया तो सेकेंड लाइन की चिंता कौन करे? बिहार भारतीय जनता पार्टी का तो फर्स्ट लाइन ही गया है, ये सेकेंड बहुत लाइन बहुत कहां बहुत से? ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात बोल रहे हैं आप, सामान्य बात नहीं है ये। है क्या फर्स्ट लाइन? नहीं है। जब फर्स्ट लाइन ही नहीं है तो सेकेंड लाइन की चिंता कौन करे? जेडीयू में फर्स्ट लाइन है नीतीश कुमार जी हैं, सेकेंड लाइन कोई है ही नहीं। और तो अनिवार्यता है जेडीयू में भी, क्यों, जो तेजस्वी यादव हैं तो वहां भी उनके दल में भी कोई सेकंड कमांड नहीं है, लेकिन माले जो है उसमें हर कोई हर कमान पर है, जो जिसकी वर्दी पहन ले उसका वही महत्व हो गया, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग दूसरे ढंग की है। तो फिलहाल अभी तो सेकंड कमान की जरूरत उनको है नहीं, आरजेडी को सेकंड कमान की जरूरत है नहीं, क्योंकि फर्स्ट कमांड ही इतना लंबा पारी खेलने वाला है उम्र के लिहाज से भी और राजनीतिक अनुभव होते हुए भी। लेकिन ये बात जेडीयू में नहीं, जेडीयू को तो सेकंड कमान खोजना ही खोजना होगा। इसलिए आरजेडी और जेडीयू की स्थिति बिल्कुल अलग है। मैं फिर कह रहा हूं कि समता की अंगड़ाई ले रही है, समता की चेतना अंगड़ाई ले रही है, और ये लोग एकजुट होंगे, करीब आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी 20 साल के बाद उसको पता चलेगा कि ढाई दिन चले क्या, इतना दिन चले ढाई कोस, क्या बोलते हैं मुहावरा, तो उसकी स्थिति आएगी। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक बंदर था, वो कहते हैं दिन एक चले तो बंदर था, 2.5 कोस, रात चले तो 2.5 कोस। हाँ हाँ, एक बंदर था, वो गया समुद्र में जाता था मोती लाने के लिए, समुद्र या नदी जो भी हो, तो लाता था, तो सबको हाथ से दिखाता था कि ये मोती देखो देखो, सब बोलता था कि और ले आओ और ले आओ, तो उस मोती को माथे पर रख लेता था, फिर डुबकी मारता था, तो जो भी मोती लाया होता था वो बह जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी देखेगी कि 20 साल में बिहार में यही खेला हुआ कि धीरे धीरे हम यहाँ पर अपना नेता बना नहीं पाए, फर्स्ट लाइन भी नहीं बना पाए, सेकेंड लाइन तो दूर की छोड़िए, अब कौन बनेगा वहां नेता? नेता ही नहीं है, तो अब किसको बनाएंगे? तो ये स्थिति है। इस स्थिति में देखिए अभी कई रंग खिलेंगे, अब तो रंग खिलना शुरू हुआ है। ये छठ का पर्व जिसकी हम सबको शुभकामना देते हैं, ये छठ के साथ ही सद्बुद्धि का आगमन होगा, और जब अभी तो डूबते हुए सूरज को नमस्कार कर लिया है हम बिहार के लोगों ने, अब उगते हुए सूरज का नहीं, स्वागत। कल करेंगे, डूबते सूरज को नमस्कार कल करेंगे। हाँ, हम खाए आज नहाए तो हो गया ना लोहंडा है, भाई? आज लोहंडा है। हाँ, तो खाए नहाए ये सब तो हो गया ना, कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, खाए नहाए हो तो गया, अब खरना हो गया, खरना हाँ हो गया। करना हो गया, तो अब कल आज डूबते को होगा, बस करेंगे ना। खरना आज होगा। हाँ, तो डूब अरे अब हो ही गया है, शाम है, हम लोग तो 7 बजे वाले 9 बजे वाले हैं ना, तो 9 बजे हम लोग 9 बजिया ट्रेन पकड़ते हैं, हाँ, तो उसमें वो हो गया, तो आज उनका हो जाएगा। तो इसीलिए जब वो कह रहे हैं, और दूसरी बात क्या है कि जो कहें पूरब तो समझा कीजिए कि पश्चिम जाएगा। ये कह रहे हैं नीतीश कुमार, क्या माने प्राकृतिक सत्य बोलते हैं, जैसे सूरज सत्य है, जैसे सूरज का उगना तय है। उपमा देखिए, उपमा कहीं न जाए का वर्णय, जैसे सूरज सत्य है, थे हैं और रहेंगे त्रिकाल सत्य में, मतलब समझिए कि ये त्रिकाल झूठ बोल रहा है। खैर ठीक है, मैं वापस आपके पास आता हूँ। हाँ, आज आइए 2 ना। राउंड तो हम लोग आराम से करेंगे, क्योंकि जी जी। हम 3 ही। सुनिए जी, मैं आपके पास आता हूँ, और ये बतलाइए कि ये जो प्रफुल्ल भाई ने तो अपनी बात कही, इससे 2 चीज़ दिखाई पड़ती है। एक और हम चीज़ हमें दिखती है, नीतीश कुमार के साथ क्या होने वाला है या क्या करने वाले हैं बीजेपी के लोग, या बीजेपी का क्या होने वाला है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन क्या इसको ये माना जाए कि बीजेपी चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भागने की तैयारी में है? बरसाती लाल जी ने कहा कि बीजेपी ने ज़मीन सूंघ ली है। क्या ज़मीन पे ये पता चल गया है कि एनडीए इस बार कहीं नहीं है, और अब जो है महागठबंधन की बारी है, तो एनडीए की हार का ठीकरा जो है नीतीश कुमार पे फोड़ दिया जाए तो अच्छा है? या
एक और एंगल अगर दें कि क्या ये लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया और हम बहुमत में आ भी गए और नीतीश कुमार को नहीं चीफ मिनिस्टर बनाया तो दिल्ली में परेशानी हो जाएगी? क्या आपको दिख रहा है, क्या देख पा रहे हैं? धन्यवाद रंजय जी। एक तो मैं प्रफुल्ल जी की बात पर बहुत विनम्रता पूर्वक असहमत हूं कि उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। गिरिराज सिंह चेहरा नहीं है, नित्यानंद राय साहब चेहरा नहीं है, रविशंकर प्रसाद जी चेहरा नहीं है। क्यों आप इनको छाट दे रहे हैं? इन्हीं को तो मुख्यमंत्री बनाना चाहती है बीजेपी। अब अन्यथा अपने अपने गठबंधन में नाम लेने में इनको क्या दिक्कत हो रही है? और अभी भी मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। जो सम्राट चौधरी का इंटरव्यू मैंने भी आज सुबह सुबह पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में, जो बात सम्राट चौधरी कर रहे हैं और जो आपने सम्मानित उपेंद्र कुशवाहा जी का आपने बयान सुनवाया, ये बात तो लोग लगातार कहते चले आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप मैं भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है या जो अमित शाह जी कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी कहती है, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी कहती है। वो कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा वही है। और जो ये बात इन्होंने कही कि जो विधायक दल के नेता चुनेंगे, अरे विधायक दल ही अपना नेता चुनेगा। तो चुनाव तो जनता ही करती है, चाहे विधायक करते हो चाहे आदमी करता है। उम्मीदवार तो आप बनाते हैं ना। क्या जो जनता है वो अपने आप से अपना प्रतिनिधि चुन लेती है? पार्टी उसमें अपना उम्मीदवार लगा भेजती है। जो जिसमें विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कौन एमएलए होगा ये तो निश्चित रूप से तय होगा जनता की ओर से, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा ये तो पार्टी तय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि यहाँ ब्रह्मपुर से उम्मीदवार उनका कौन होगा, वो बता दे कि जमुई से उनका उम्मीदवार कौन होगा। जनता तो नहीं बता रही है ना, लेकिन वो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो आप अपना उम्मीदवार बता दीजिए कौन होगा। लोग तो यही कह रहे हैं कि प्रधान मुख्यमंत्री पद का आपका उम्मीदवार कौन है। विधायकों के बीच में विधायक तय करते रहेंगे। आप ये नहीं बता रहे हैं। हर चुनाव उसका कोलिजियम तय करता है। इससे ये कौन सा राजनीतिक शासन को समझा रहे हैं? सबको पता है। आपने बताया कि नहीं बताया कि 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। आप थोड़ा तय कर सकते हैं, आपके पास नॉमिनेशन कोई अधिकार नहीं है। विधायक सांसद तय करते करेंगे। लेकिन आपने बता दिया कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आई तो 2029 में भी आपके उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के मोदी जी हैं। आपका संकेत हो गया किसको चुनना है। आप यही बता दीजिए कि सम्मानित विधायक लोग आप ही चुनेंगे, लेकिन मेरी तरफ से उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं। एक भी कर लीजिए। आप वो नहीं कर पा रहे हैं। आप वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का नाम, मतलब भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये लिपापोती है। लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार जी का नाम मजबूती के साथ रख देगी कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इनका जो वोटर जो उस समुदाय को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, जिसको सर्वाधिक संख्या में उन्होंने उम्मीदवार बनाया है विधानसभा के चुनाव में, तो उनको छोड़ के चला जाएगा। नीतीश कुमार जी का वोटर नहीं जाएगा बीजेपी को वोट देने। और यह भी पता है कि बीजेपी का वोटर एक बड़ा वर्ग है जो जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं देता। उनकी कोशिश केवल है इस बात के ऊपर कुछ अंदर खाने रख करके, ऐसा नहीं है कि मतलब वो छिपाना चाहते हैं। वो ये तय भी है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बने। वो कहते भी रहे हैं। बीजेपी के जो मूर्धन्य नेता हैं कहते रहे कि बिहार राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी का सपना है। तब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दे पाएंगे, तब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि दे पाएंगे, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे जब अपना मुख्यमंत्री बना। ये भारतीय जनता पार्टी कहती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे को कभी छुपाया नहीं। आप उसको पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, न पढ़ना चाहते मत पढ़िए। तो वो, लेकिन उसके साथ मजबूरी क्या है? वो चाहती तो है और बड़े कोशिशों के साथ भी चाहती है। अपनी चाहत को पूरा करने के लिए वो प्रयास करते हुए भी दिख रही है। लेकिन नीतीश कुमार के बगैर वो चुनाव ही नहीं लड़ सकती। जीतना तो बड़ी दूर की बात है। वजह क्या है कि बिहार में नीतीश कुमार तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एनडीए के साथ रहने में भी उनका मतदाता उनसे छिटकता नहीं है, उनके साथ है।
क्योंकि उनको ये लगता है कि नीतीश कुमार अपने एजेंडे पे कायम है, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू नहीं होने दे रहा है। अब यह धारणा कमजोर होने लगी, लेकिन पिछले 4 चुनावों में यह धारणा उनके खिलाफ कमजोर नहीं हुई। लोग क्योंकि गवर्नेंस उनके साथ, उनकी सफलता के पीछे एक बड़ा एलिमेंट है, उस वजह से उनका कारक बना हुआ है। तो नीतीश कुमार के कारण वह अपने सामाजिक सशक्तिकरण की जो राजनीति है उसको बढ़ा लेती है बीजेपी, उसका भी सहारा ले लेती है, और प्लस जो उसका अपना एजेंडा है वो भी हो जा रहा है। आखिर वह भारतीय जनता पार्टी जो बाकायदे पिछड़ों की लीडरशिप को प्रमोट करती हुई दिखाई पड़ती है, प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, वह बीजेपी आखिर बिहार में उसको बात नहीं समझ में आती क्या? बिल्कुल समझ में आती है। उसको लगता है कि सवर्ण मतदाताओं में बिखराव न होने पावे, वह इसलिए 40 लोगों को उम्मीदवार बना देती है 101 लोगों में से, कि उसको इन सवर्ण मतदाताओं को अपने साथ रखना है, 10, 12, 13, 14% जो भी है, और उसको यह उम्मीद रहती है कि नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, इनके माध्यम से वो पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों में को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, अपने गठबंधन की तरफ आकर्षित कर लेगी। बीजेपी ये करने वाली, अगर आज हो जाए बीजेपी कह दे, अभी अमित शाह साहब कह दे कि मेरे मुख्यमंत्री भी, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे, इनका जो सवर्ण मतदाता है वो छोड़ के चला जाएगा, या कांग्रेस में जाएगा या जन स्वराज में चला जाएगा, और सामने से सामने विकल्प खुल गया है। तो वही चाहती है कि इसमें बिखराव ना हो, और अगर सवर्ण मतदाताओं में बिखराव हो गया तो फिर बीजेपी खड़ी कहां होगी, किसके भरोसे खड़ा होगी? वो उसके शाखाओं में आने वाले लोग इतने नहीं है ना कि उनको चुनाव जिता लेंगे। वो तो हमेशा से उतने लोग आते रहे हैं। 1977 में जब पहली सरकार बनी थी गैर कांग्रेस की, कर्पूरी ठाकुर साहब मुख्यमंत्री बने, तब भी ये स्थिति यही थी, तब भी जनसंघ के लोग चुनाव जीत करके आते थे। कैलाशपति मिश्रा जी यही ब्रह्मपुर से चुनाव जीत करके जाते थे, बड़े प्रतापी नेता थे वो। मिली जुली जब सरकार बनी थी उसमें मंत्री भी थे वो। ये स्थिति कभी नहीं रही, लेकिन चुनाव जीत करके, बड़ी संख्या में चुनाव जीत करके अपने मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना है, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि बिना नीतीश कुमार के संभव नहीं है। आज सवर्णों के बिखराव की तो आज ज्यादा संभावना पैदा हो गई। कांग्रेस भी मजबूती के साथ आ रही है, कांग्रेस ने भी अपना नैरेटिव बनाया है, कांग्रेस से संदेश देने में कामयाब हो रही है कि नहीं, हम भी, हमारी जो राजनीति है वो है, और हम सामाजिक सशक्तिकरण की भी राजनीति करेंगे, और जो गरीब सवर्ण है उनकी भी राजनीति करेंगे। जन स्वराज, लगातार जन स्वराज के आपका पूरा गठन देख लीजिए आप किस तरह का है। तो बिखराव की संभावनाएं मजबूती के साथ है सवर्ण मतदाताओं में, उनको रोकना है। और जहां उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया कि मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि उन मतदाताओं को भी लग रहा है कि हो ना हो कोई हमारे बीच का मुख्यमंत्री बन जाए, हो न हो जो अब तक सवर्ण 2005 से लगातार, या बल्कि कहिए 1995 से लगातार जो गैर सवर्ण ही राजनीति करते चले आ रहे हैं पिछले 35 वर्षों से, 30 दशक से अधिक हो गया, 3 दशक से अधिक हो गया, कि कोई सवर्ण लीडरशिप नहीं डेवलप होने पा रही है। वह जो सपना है, वह जो चाहत है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। और ध्वस्त होती चाहत के साथ लोग बीजेपी के साथ क्यों जाएंगे? अभी तो लोगों को लगता है कि बीजेपी कम से कम इस सोच के साथ आगे नहीं बढ़ती है कि सवर्ण और पिछड़े, उनको लगता है कि नहीं अभी सवर्णों की स्थिति ठीक रहेगी बीजेपी में किसी अन्य दल की तुलना में। बीजेपी के साथ समस्या यह है। तो आप सम्राट चौधरी के इंटरव्यू को ये मत मान लीजिए कि सम्राट चौधरी का कहना क्यों लिपा होती है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। घुसपैठिए का नाम मोदी जी नहीं लेंगे, लेकिन घुसपैठिए अमित शाह साहब बोलते रहेंगे, घुसपैठिए जेपी नड्डा साहब बोलते रहेंगे। सवाल है ना कि जब आप घुसपैठियों की बात करेंगे तो आप लगातार, ये प्रधानमंत्री जी घुसपैठियों का कितना बड़ा मुद्दा बना रहे थे झारखंड में और बिहार के में अपनी अन्य यात्राओं के दौरान, चुप हो गए। क्योंकि लोग पूछेंगे ना कि साहब आप प्रधानमंत्री हैं, अगर आप कह रहे हैं घुसपैठियों की बात, तो कितने घुसपैठियों की आपने पहचान कर ली, कितनों को आपने डिपोर्ट कर लिया? 11 साल में तो सुनील जी, आज मैं एक रिपोर्ट आई हुई है, उस रिपोर्ट में ये है कि
असम जो सबसे बड़ा कहा जाता है कि एनआरसी भी हो चुका, वहां पिछले 6 सालों में यानी 2017 से लेकर के 2023 तक में कुल मिलाकर के 26 लोगों को कानूनी रूप से डिपोर्ट किया है असम ने। बताइए आप। हम्म। 6 साल में 26 लोग। ये घुसपैठिया ऐसे बोल रहे हैं जिससे देश घुसपैठियों से चल रहा है। तो इतना एक्सपोज हो गया इस मुद्दे पर, तो वो तो अब जगह ही नहीं इनके पास। ये उंगलियां अंदर निकले कोढ़ी वाला हाल है। ये घुसपैठिया को हाँ। ना गले में बांध सकते हैं ना गले से बाहर निकाल सकते हैं। आसाम जैसे स्टेट में जहाँ एनआरसी कराया, इतना ढोल बजाया, पूरे देश में हंगामा किया, एनआरसी हो रही है, सीए होगा, अब सबको बाहर निकाला जाएगा। इतने सारे वहां आंदोलन हुए दिल्ली में, कई लोग उस आंदोलन की वजह से जेल में अभी तक बंद है, पिछले 5-6 सालों से जेल में बंद है। और उस प्रदेश में जहाँ हिमंता बिस्व शर्मा जैसे महान हिंदू नेता मुख्यमंत्री है, वहां जो है 26 लोगों को डिपोर्ट किया गया बांग्लादेश। ये अरे हालत है। पूरे 11 वर्षों में गणना देख लिया धनंजय जी, पूरे 11 वर्षों में कितने लोगों को उन्होंने भेजा है, और यूपीए सरकार ने कितने लोगों को भेजा था। अरे एक सवाल ये नहीं ना कि आपके कहने से थोड़ा हो जाता है ये तो। और घुसपैठिए इनका बिंदु है ही नहीं है, इनका बिंदु केवल है घुसपैठियों के नाम पर हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन, ये स्थिति है। जी ठीक है, ठीक है। लेकिन सुनील जी एक जो बात उभार रहे हैं, प्रफुल्ल भाई, सुनील जी ने एक जी बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि बीजेपी अब जो है, हम जो अक्सर कहावत कहते हैं उंगलियां अंदर निकले कोढ़ी, अब नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर घोषित करे कि न घोषित करे वाले संकट में अगर फंस गई है, जो सुनील जी कह रहे हैं कि भाई अमित शाह की ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं, कुशवाहा से क्यों कहवा रहे हैं, वो सम्राट चौधरी से क्यों कहवा रहे हैं, रूडी से क्यों कहवा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब सवर्ण मतदाता भी उनसे बीजेपी से दूर हो जाएगा इस बात को लेकर के, या ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि भैया हम हारने वाले हैं, चूंकि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है लड़ने के लिए, महागठबंधन ने और दोनों ने मिलकर के, इधर ये नीतीश कुमार हो उधर महागठबंधन हो, दोनों ने मिलकर के मुद्दे से अपने आप को हटाया ही नहीं है। न घुसपैठिया चल रहा है, न हिंदू मुसलमान चल रहा है, न कोई नेता है जो आपने कहा। क्या आपको लग रहा है कि सुनील जी जो कह रहे हैं उस बात में भी सच्चाई है, या ये अब एहसास हो गया कि अब कोई दाल गलने वाली नहीं है, बिहार का खेल खत्म हो गया है, प्रतिष्ठा बचाओ, धोती बचाओ और भाग लो, इससे पहले कि जनता जूता लेके दौड़ाए। नहीं, सुनील सर की बात से असहमत होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, उनका इतना अनुभव है। खाली उसमें एक बात मुझे लगता है कि सचमुच में सुनील सर चेहरा नहीं बचा है। आप विचार कीजिएगा, जो दिख रहे हैं वो मोहरे हैं, वो चेहरे नहीं है, वो मोहरे हैं। उनको जब चलाया जाएगा तो चलेंगे, उनको अपनी चाल नहीं है। अब देखिए कि मुझे याद आ गया, वो कैलाश जोशी थे। कैलाश जोशी को कोई केंद्र से डिक्टेट कर सकता था क्या? यहाँ तक कि कल्याण सिंह को भी कोई डिक्टेट कर सकता था क्या? राजनाथ सिंह जब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे तो उनको कोई डिक्टेट कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। आज भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में भी जब कैलाशपति मिश्रा थे तो उनको अटल बिहारी वाजपेयी डिक्टेट नहीं कर सकते थे। तो सवाल यह है कि उसका व्यक्तित्व, एक ही व्यक्तित्व पर इतना जोर डाल दिया गया, मोदी जी का करिश्मा जब किया गया तो जाहिर है कि और सारे दिए बुझा दिए गए। चेहरा का तो विकास होता है ना। आज अगर लालू यादव जी उतने ही ताकत से सक्रिय रहते जितनी ताकत से हमारे नीतीश जी सक्रिय हैं, तो तेजस्वी यादव चेहरा नहीं बनते, मोहरा ही रहते। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि अभी राजनीति में जो व्यक्तिवादी स्थिति है, देखिए अब जैसे बसपा में क्या है, बसपा में चेहरे का संकट है। वो कई बार आकाश को लाती हैं, इनको लाती हैं, उनको लाती हैं, लेकिन उनको सूट नहीं करता है। तो चेहरे का होना बहुत जरूरी है। और यह जान जाइए कि जब ये क्या नाम है इसका, सम्राट चौधरी को जब वो चेहरा बनाएंगे तो पहले तो उन पर इतने आक्रमण हुए, एक भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी तो नहीं बोला। जब प्रशांत किशोर उन पर बोल रहे थे सम्राट चौधरी पर, उप मुख्यमंत्री हैं सरकार के, तो न सरकार की तरफ से और न भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय या बिहार के नेता या केंद्र के नेता किसी ने नहीं कहा, चैलेंज नहीं किया, नहीं कहा कि यह गलत है। बल्कि जिसने कहा भी उसने कहा कि जवाब दीजिए। आज अशोक चौधरी का नाम तो आता ही नहीं है, अशोक चौधरी पर भी उन्होंने किया था संतुलित करने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने मोहरों को पिटवाते भी हैं और फिर चाहते हैं कि वो टेढ़ा चाल चल के वजीर भी बन जाए।
हाँ, ये सही है कि शतरंज के खेल में जो प्यादे होते हैं वो टेढ़ी चाल चलते चलते वजीर बन जाते हैं, लेकिन वजीर तो एक ही होता है और सारे प्यादों को यह खुशनसीबी हासिल नहीं होती है कि वह टेढ़ा चले सीधा चले और वजीर बन जाए खेल में। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार से तो उनकी मुक्ति नहीं है। जब तक नीतीश कुमार खुद अपने आप को मुक्त न कर दें, मुक्ति नहीं है। और वो नहीं बनाना चाहेंगे। रही बात सवर्ण वोट की, तो नीतीश कुमार जी की जो राजनीति रही है वो कभी भी सवर्णों को आहत करने वाली राजनीति नहीं रही है व्यक्तिगत रूप से। आप देखिए कर्पूरी ठाकुर जी जब जीतते थे तो लगभग 2.5% उनका वोट था और साधारण जनरल सीट से वो जीतते थे और सभी सवर्णों का उनको समर्थन प्राप्त था, लेकिन कभी उन्होंने उनको आहत भी नहीं किया। इस तरह की कई कथाएं हैं कि कैसे उन्होंने उसमें ये भी है कि जब उनके पिता, जब ये मुख्यमंत्री बने जी कर्पूरी जी जी ठाकुर, उनके हाँ पिताजी को बिल्कुल। मारा हाँ तो तो उन्होंने उन्होंने जाकर के नहीं कोई किया। केस मुकदमा नहीं किया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला कि आज आप कर लोगे, लेकिन ये सामाजिक समस्या है, इसको सत्ता के दखल से हल करने से वो नहीं सही होगा। तो नीतीश कुमार जी ने भी कभी इस तरह की बात नहीं की है। और ये मानना कि जो सवर्ण वोट नीतीश कुमार जी के साथ है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण है, ऐसा नहीं है। बिहार का भी जो सवर्ण है वो दूसरे जगह के सवर्ण से उसका हिंदुत्व का रंग थोड़ा सा भिन्न तो जरूर है। हाँ, जब मिथिलांचल वगैरह में जहां इनका सपोर्ट बताया जाता है कि सपोर्ट बेसी है, मैं बार बार ये भी महसूस करता हूं कि मगध हो, भोजपुर क्षेत्र हो, मिथिला हो और सीमांचल हो, ये कम से कम 4 जगह के अलग अलग शेड्स हैं। मिथिला में इनको जरूर समर्थन मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मिथिला का समर्थन भी थोड़ा सा खिसका नजर आता है, इसलिए कि परफॉर्म नहीं कर पाए और वो नहीं दे पाए वो चीज, न बिहार को न बिहारियों को। मिथिला का कौन नेता बताइए तो मिथिला की जमीन से आया है जो इनके वोट को लीड करेगा? एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है जो मिथिला की जमीन से आया हो। जैसे नालंदा की जमीन से ये नीतीश बाबू है, बताइए मिथिला में जहां से एक नेता रहे, आज मिथिला नेतृत्वहीन है किसी भी वर्ग से, किसी भी वर्ण से। और आपने विकसित नहीं होने दिया, अपना नेतृत्व विकसित नहीं किया। जहां कभी धनिक लाल मंडल से लेकर के तमाम बहुत सारे लोग थे, और कांग्रेस में तो थे ही, गैर कांग्रेस में भी एक से एक लोग थे। राजकुमार पूर्वे, ये वो थे, भोगेन झा थे, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे लोग थे। आज कौन है मिथिलांचल में नेता जो राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर बात कर सके? वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए भैकम था, वो भैकम को बनाया नहीं। कभी वो कीर्ति आजाद से उसको भरने की कोशिश की, मैंने इस तरह के लोगों से कोशिश की जिसका जमीन प्रफुल्ल भाई देखिए 6 जिले हैं बिहार के जहां एक भी कैंडिडेट बीजेपी का नहीं। वो जिले हैं मधेपुरा, खगड़िया, शेखपुरा, शिवहर, जहानाबाद और रोहतास। इनमें से 6 जिलों में से कहीं बीजेपी का कैंडिडेट नहीं। हाँ, तो 38 में से 6 जिला नहीं हुआ ना। और चूंकि ये जिला इसलिए नहीं है, उनको कोई नेतृत्व भी नहीं है और सामाजिक समीकरण तो नहीं है पक्ष में। अब मधुबनी में हमको लगता है 1-2 होगा उनका नेता, वो भी अगर जीत गया तो नेता बनेगा। बना हुआ नेता कौन है उनके पास? पार्टी संगठन का नेता कौन है? तो ये जो मैं कह रहा हूं तो उसका ये असर है। सुनील सर की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब गिरिराज सिंह जिस तरह से बात करते हैं, उनका तो बुद्धि समन्वय करके चलने का है ही नहीं। और नीतीश कुमार कई बार यात्रा निकाले तो नीतीश कुमार के दबाव से जो है सो यात्रा रुक गई। लंबा टीका मारने से गोल हो या लंबा, मैं क्षमा करेंगे, कोई आपकी योग्यता नहीं साबित हो जाती है। ये आपकी श्रद्धा है जिसको हम प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन आपकी योग्यता को जनता स्वीकार कर ले जरूरी नहीं है। गिरिराज सिंह ऐसी बात, गिरिराज सिंह बनेंगे तो उनको एक खास प्रयोजन के लिए बनाया गया। क्या चाहते हैं कि मोदी एंड शाह की कंपनी एक नया योगीनाथ यहाँ कर योगी खड़ा कर ले बिहार में? बिहार में वो बुलडोजर न्याय नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ की जो राजनीतिक शैली है वह भी बिहार में परफॉर्म नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में क्यों कर रही है, उसका अपना एक कारण है। उस कारण पर जब कभी चर्चा होगी तो उस पर हम लोग बात करेंगे। जी, बिहार में पिटा जाएंगे, बिल्कुल नेताजी ही पिटा जाएंगे जो बुलडोजर लेके आएंगे। एक वीडियो दिखाता हूँ सुनील जी, फिर मैं आपके पास आता हूँ। ये तेजस्वी यादव का वीडियो है। प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर, पूर्व
पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। कई राज्यों में पेंशन है देने का, लेकिन बिहार में नहीं है। और पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की ये मांग थी लंबे समय तक कि उनको भी जो है पेंशन दिया जाए। उन लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने तय किया है कि इनको पेंशन भी दिलाया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के प्रतिनिधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुनः जो है हम लोग जो है लागू किया जाएगा। जी सुनील जी, ये जो मुझे लग रहा है सारे सेक्टर को ढूंढ करके उन सेक्टर को एड्रेस किया जा रहा है, ये भी हालांकि बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसको ऐसे समझिए कि मुखिया का अभी भी जो है 2500 रुपया मिलता है। मुखिया के जो मानदेय राशि है वो 2500 रुपया है। वैसे ही सरपंच की, वैसे ही जिला परिषद के हालांकि लोगों की थोड़े ज्यादा है। पंचायत समिति वालों का भी बहुत कम है। और वो नॉमिनल जिसको कर सकते हैं, उसको सरकार की तरफ से जैसे विधायक को मिलता है फैसिलिटी, सैलरी, पेंशन, हालांकि उसको भी मिलना चाहिए था। और यही वजह है कि बड़ी मुखिया वगैरह बोलते हैं कि भैया 2500 बताइए। और जहाँ कहीं किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, अब वो पूरे पंचायत में समझिए 4 गांव है, जन्मदिन रोज किसी न किसी का जन्मदिन रहता है। जन्मदिन में जाके लिफाफा नहीं दीजिए तो आपके खिलाफ हो जाते हैं कि अच्छा मुखिया जी हम बुलाए थे बेटा का जन्मदिन में नहीं आए, तो अच्छा वोटवा देने समय आइएगा, वोटवा देंगे। क्योंकि सबसे टफ हमारे यहाँ माना जाता है पंचायत का चुनाव, उससे आसान माना जाता है विधायक का चुनाव, सबसे आसान कहा जाता है लोकसभा का चुनाव। तो ये एड्रेस तो किया है, लेकिन हालांकि बहुत कम है। 2500 को 5000 कर देना कौन सी बड़ी बात है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन कम से कम सारे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या आपको लगता है इतनी सारी जो एक साथ घोषणाएं कर रहे हैं, हालांकि पढ़ते समय लड़खड़ा जाते हैं, इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ला करके चीजों को दे रहा है। क्या आपको लगता है कि इतनी घोषणाओं के साथ कहीं पब्लिक जो है ओवर तो ना हो जाए कि यार इतनी घोषणाएं कर रहे हो यार, क्या है ओवरडोज तो नहीं हो जाएगा, क्या लग रहा है? नहीं, ये चुनाव में इस तरह की घोषणाएं होती हैं। अब अगर इन घोषणाओं का आप मूल्यांकन करने लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो कहीं नहीं टिकेगी। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने, आज के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, किसी ने सवाल उठाया था क्या? ये चुनाव की घोषणाएं ठीक है, लेकिन सभी वर्गों को बिहार में पिछले वर्षों में, पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार की सरकार किसी के बारे में इस तरह घोषणा नहीं करती रही है। विधायक नहीं उन्होंने खत्म कर दिया था कि नहीं किसी को इस तरह की चीजें मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए। आज 20 साल के बाद जब ये दावा कर रहे हैं कि हमने राज्य की इतनी तरक्की हो गई, उतनी तरक्की हो गई, विभिन्न सेक्टर्स को नगद पैसा दे रहा है, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए की घोषणा इन्होंने कर डाली। तो ये इसमें सवाल हो सकता है और इसकी प्रैक्टिकलिटी पे बात हो सकती है कि आखिर आप रोजगार कहां से लाएंगे। ये कोई बहस तो नहीं कर रहा ना, जो जैसे ये सरकार ही कर रही है, आज की सरकार नीतीश कुमार जी की, कि वह इतने लाख महिलाओं को 2-2 लाख रुपया देगी। कहां से देगी? 2500 लाख करोड़ रुपए की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो योजनाएं नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए का आपका बजट है। तो ये चुनावी घोषणा है, लेकिन यह कम से कम यह पॉलिटिकल मैसेज जाता हुआ दिख रहा है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग उपेक्षित पड़े हुए हैं या जिनकी बात सुनी जानी चाहिए थी, उसको कम से कम ये आरजेडी या तेजस्वी यादव ध्यान दे रहा है। बिहार में लोगों ने बेरोजगार युवकों पर लाठी चलते हुए देखा, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के मारा, पानी की बौछार लोगों ने देखी जाड़े के दिनों में। और ऐसे में एक अगर कोई ऐसा नेतृत्व है, ऐसी कोई पार्टी है, ऐसा कोई लीडर है जो इन बिंदुओं को संबोधित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो मेरा अपना मानना है कि उसका असर पड़ेगा। यह ऐसा नहीं है कि अरे इतनी घोषणा कर दिया, उतनी घोषणा कर दिया, क्या माने? इसलिए सवाल उठा रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि
फलाना छात्रों पे लाठी चल गई, ये फलाना चल गया, ये पूरे देश में चलता रहता, और सब लाठी पुलिस वाले को दिए इसीलिए कि भीड़ अगर ये करे तो अब लठिया दो उसको, गोली भी चल जाती। देश में ढेर जगह गोलियां चली, सभी लोगों ने गोलियां चलाई हैं, नेहरू से लेकर के मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव तक ने चलाई। लेकिन एक सवाल बनता है कि इतनी घोषणाएं जब आप करते हैं तो आप ढेर सारी उम्मीदें, ढेर सारी आशाएं दे देते हैं। महाराष्ट्र की भी मैं बात करूं तो जो 1500 रुपया दिया जा रहा था, उसको कहा था कि हम 2100 रुपया कर देंगे महिलाओं को, जो पैसा देना है। आप दिल्ली में याद कीजिए, दिल्ली में भी घोषणा की गई थी कि हम जो है महिलाओं को इतने पैसे देंगे, लेकिन जब देने की बारी आई तो वहां के देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने ये थोड़े कहा था कि कल देंगे, 5 साल हमारी सरकार है, कभी देंगे हम 2100 रुपए। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, 2100 मतलब हाँ हाँ 1500 को 2100 करने में, 600 रुपया बढ़ाने में आपका पसीना सूख जाता है, क्योंकि आपको अपने ये- खर्चे करने कम करने पड़े। तो इतनी सारी घोषणाएं अगर करेंगे तो फिर ये प्रैक्टिकली एक, देखिए बात, हम किसी के समर्थन में हो, किसी के खिलाफ हो, वो दूसरी बात हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल भी एक सोचना पड़ता है कि इतनी सारी घोषणाएं करने के बाद क्या ये मजाक नहीं बन जाएगा, और मजाक बन जाएगा तो फिर नेताओं पे जो भरोसा है क्या वो टूटेगा नहीं, और अगर भरोसा अगर टूटेगा तो फिर तो क्यों रंजीत जी, आज आज तो सवाल यह है कि हमारी जो समस्याएं हैं उसको कुछ सुनने वाला है कि नहीं है। बिहार में यह वातावरण बना हुआ है। सवाल इस बात का है कि आप जो लोगों के कंसर्न है उसको एड्रेस करने के लिए राजनीतिक दल तैयार है कि नहीं है। ये जितनी घोषणाएं तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये कोई आज थोड़ी पैदा हुई है, लेकिन इनमें बात ही नहीं कर रही थी सरकार। यह बिल्कुल आपका कहना सही, सिविल सोसाइटी के भीतर एक वर्ग है जिसके अंदर ये विमर्श होगा, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कम से कम यह एक प्रक्रिया तो शुरू होगी। आप सोचिए कि पिछले, अगर रोजी रोजगार की बात कब की जा रही थी बिहार में, बीजेपी की सरकार 11 सालों से कब कर रही है। केंद्र की योजनाओं में आप कम से कम भर्तियों का कार्यक्रम करते। कितने रोजगार मिलने लगे हैं सेना के, पुलिस के, अन्य मामलों के बिहार राज्य में, और पहले कितने लगा करते थे। सवाल इस अभी यह लोगों के बीच में यह विमर्श नहीं है कि आप जो मुझे वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी तो लोगों को कम से कम यह अच्छा लग रहा है कि यह हमारी और उनका ध्यान है। हम आप इतने बड़े पैमाने पे करेंगे कि छोटे बड़े पैमाने पे करेंगे, तो जब लागू होगा तब होगा। 2014 के आप याद कीजिए ना कि जब बीजेपी लोगों को वादा कर रही थी तो कोई बहस कर रहा था क्या? सबको लग रहा था कि 15 लाख रुपए हमारे खाते में आ जाएगा। नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन आज क्या स्थिति है? नहीं, आज क्या भी कह है रहे हैं? मुझे। नहीं, आज ये लग रहा है कि हमको जो चोट लगी है उसको कोई सहलाने वाला है। आपके सहलाने से चोट ठीक नहीं हो जाएगी, उसको तो मलहम लगाना पड़ेगा, उसकी बाकायदे व्याख्या करनी पड़ेगी, उसका बाकायदे डायग्नोसिस करना पड़ेगा। लेकिन सहलाना भी अपने आप में एक तरह का निदान है, एक तरह की राहत है। आप किसी के साथ किसी इस तरह मौके पे उसके बगल में खड़े हो जाते हैं तो कोई चीज वापस थोड़ी आ जाती है, लेकिन यह एहसास होता है कि नहीं, हमारे दुख में आप शामिल हैं, हमको एक ताकत मिलती है। तो आज बिहार राज्य में जो घोषणाएं हो रही हैं, लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि कोई ना कोई हमको सुन तो रहा है, उसको ये तो पता है कि हमारे दर्द ये हैं। उसके यह जो बात वो कर रहा है उससे दर्द दूर होगा कि नहीं दूर होगा, वो तो जब प्रयास करना शुरू करेगा तब पता चलेगा। लेकिन आज जो मुझे लगता है कि इन घोषणाओं का असर यह है कि आपको हमारे समस्याओं का एहसास है, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रफुल्ल भाई, एक बात जी फिर बनती है कि अब 28 तारीख से अभी तो तेजस्वी पूरे फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं जब से आए हैं, मतलब जब से लालू प्रसाद जी से ये अशोक गहलोत जी मिले और चीफ मिनिस्टर के तौर पे उनका नाम अनाउंस हुआ, तब से फिर से एक बार जो है तेजस्वी यादव पूरे फॉर्म में, मुकेश सहनी उनको साथ लगातार रह रहे हैं। हालांकि एक कल भाषण जहां दे रहे थे वहां एक मुस्लिम नेता आए थे और वो वक्फ कानून लेकर के चढ़ गए कि वक्फ कानून का बिल क्या है, हालांकि वो कानून बन चुका है, वो फाड़ दिया जाएगा, फलाना कर दिया जाएगा। हालांकि बाकी नेता ने कुछ नहीं बोला। तो ये इससे भी बचाना जरूरी है कि जो रोटी रोजगार वाला जो सवाल तेजस्वी ने खड़ा किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी जमीन है पिछले 20 साल से कि रोटी रोजगार और फलाना ढिमकाना के अलावा हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया गया यहाँ पे, उसके भी एक बड़ी वजह है उसमें। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के घोषणाएं से, या कहिए कि
जिस तरह से बीजेपी ने अपने आप को किनारे करना शुरू कर दिया, अगर माना जाए ऐसा, तो कि उसको लग रहा है कि अब जो है सत्ता बिखरने वाली है। तो क्या कांग्रेस पार्टी की दूरी क्यों आप देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अभी तक जो है एंटर नहीं की है। यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। कहीं कांग्रेस के नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अशोक गहलोत जब से गए हैं, कहीं कांग्रेस का कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है मीडिया में। अब राहुल गांधी के आने का इंतजार किया जा रहा है कि 28 तारीख को घोषणा पत्र आएगा साझा, और फिर राहुल गांधी प्रचार करेंगे और फिर चीजें होंगी। तो यहाँ कांग्रेस के साथ भी वही हो रहा है जो बीजेपी के साथ है, कि लोकल नेता नहीं है। कितनी हवा भरेंगे राहुल गांधी, कितनी हवा भरेंगे राहुल गांधी की जीत वाली पोजीशन में आ जाएं और उनको उनका हक मिल जाए। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अल्लाह बरू थे, अल्लाह बरू ने एक माहौल बनाया और उसके बाद वो फिर उसको माहौल जो बनाया वो फिर पिंच कर दिया गया, वो सारी खेल खत्म हो गया, सारी चीजें बिखर गई। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बात तो सच आपने कहा कि कांग्रेस के पास भी कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। लेकिन कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तो परेशान नहीं है ना। नहीं है तो नहीं है, जो नहीं है उसका गम क्या, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सबसे कठिन चुनाव पंचायत का नहीं होता है, सबसे कठिन चुनाव होता है पैक्स का। पैक्स का जब चुनाव होता है तो वह बहुत कठिन चुनाव होता है। उसमें जनता वोट नहीं देती है। जो प्रारंभिक कृषि शाख समिति होती है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, उसके लोग जब देखते हैं, क्योंकि वहां पर भारतीय ग्रामीण आर्थिक परियोजनाओं का सीधा जुड़ा रहता है पैक्स। गुजरात में तो भारी हार हो गई है। हाँ, तो वो उसमें पैक्स जीतता है, लेकिन वे जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं, इसलिए उनका पेंशन नहीं हो सकता है। पंचायत के लोग जनप्रतिनिधि होते हैं और पंचायत के बहुत सारे अधिकार निकाल करके बिहार में पैक्स को दे दिए गए थे, और पैक्स का सीधा संपर्क होता है और चुनावों में उनकी जबरदस्त भूमिका होती है। बहरहाल हम फिलहाल उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी अभी जो बिहार में इसका क्या नाम है, महागठबंधन की, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, एक भिन्न संदर्भ का शब्द है क्राउनिंग, अभी वहां पर इनकी क्राउनिंग हो रही है। तो जो इंजन है वो पहले दिख रहा है, पहले इंजन डिब्बों के बीच में था। अभी क्या है कि तेजस्वी यादव इंजन को पायलट कर रहे हैं, ये आगे निकल रहे हैं, उसके पीछे पीछे और शक्तियां जाएंगी। तो पहले उनको वो लीड लेने देंगे, क्योंकि देखिए जब आप मैदान सजा लिए हैं तो कौन फॉरवर्ड खेलेगा, कौन फ्रंट फॉरवर्ड रहेगा, कौन बैक में खेलेगा, कौन साइड में रहेगा, ये सारी चीजें सज गई हैं। अब जब ये माहौल बना लेंगे, इनको लीड लेना है, उसके बाद राहुल गांधी आएंगे या क्या करेंगे ऐसी उम्मीद है। लेकिन मुझे लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, अपनी पूरी की पूरी साख बिहार के चुनाव में झोंकने से थोड़ा परहेज कर रहा है। थोड़ी सी झिझक तो है, और वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो बिहार के नेता हैं ये तय कर लें कि आपस में कि किसकी जीत होती है, क्योंकि जनता इन्हीं की आवाज सुन रही है। कांग्रेस एक माहौल बनाती है, लेकिन वो आवाज कारगर असर होता है। कांग्रेस बोलती बहुत है, कांग्रेस के बोलने का प्रभाव होता है, लेकिन जनता को कहते हैं बिहार के नेता, बोलने और कहने में फर्क है। जो लोग कहते हैं उसको लोग सुनते हैं, उनको लगता है कि अपना आदमी है, ये बोल रहा है, और बाहर के आदमी का भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी वहां पर बाहरी होकर रह गया है। और ये तमाम जो एक नया फिनोमेना ये है कि एकमात्र उत्तर प्रदेश में तो ये सीधे है भारतीय जनता पार्टी है और अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी है, दूसरा कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। लेकिन तमिलनाडु में यह सीन नहीं है। तो तमिलनाडु का पैटर्न बिहार में है। बिहार में दो क्षेत्रीय शक्तियां ही प्रमुख शक्तियां हैं, कोई राष्ट्रीय शक्ति यहाँ नहीं है, जैसा कि तमिलनाडु में, वहां पर क्षेत्रीय शक्तियां ही प्रमुख शक्तियां हैं। अब बिहार में ऐसा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, उसमें अखिलेश यादव है जी हैं और राष्ट्रीय पार्टी है, कोई दूसरी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। इसलिए बिहार की राजनीति दूसरे ढंग की है। इसीलिए कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के केंद्रीय नेतृत्व को ये लग रहा है कि जमीन बहुत कठिन है और यहाँ फूक फूक कर पैर रखने की जरूरत है। यहाँ कबड्डी खेलने के लिए दौड़ के जाएंगे तो 20 साल से कबड्डी खेलिए रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी, और 35 साल से कांग्रेस भी छू नहीं पा रही है उस मैजिक पॉइंट को जहां से उनकी स्वीकृति बनती है। तो बिहार की राजनीति कई मामलों में महत्वपूर्ण है, और एक मामला यह है
कि यहाँ पर पूरे हिंदी पट्टी में 2 क्षेत्रीय पार्टियां ही प्रमुख राज्य की प्रमुख पार्टियां हैं और केंद्रीय पार्टी की कोई भूमिका नहीं है, जो कि सीमावर्ती इलाकों में या गैर हिंदी प्रदेशों में यह प्रवृत्ति थी। हिंदी भाषी प्रदेश में बिहार पहला राज्य है जिसमें यह प्रवृत्ति है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई। आप दोनों का आभार, और आप साथी हमारे साथ जो हैं आपका भी आभार।